अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना चाहिए, इरिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में ट्रेनिंग कर रहा है या ट्रेनिंग करने वाला है या किस लेवल पे है, सीनियर है, जूनियर है या किस डिपार्टमेंट में है। इन सारी चीज़ों से इर्रिस्पेक्टिवली ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इस नॉलेज के होने से ही आप एक सेफ़ डॉक्टर बन सकते हैं, राइट। तो प्रीवियस कुछ वीडियोस में हम ईसीजी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और अब तक हम रेट, रिदम, एक्सिस, हाइपरट्रॉफी और वेव्स ऑफ द ईसीजी इनको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। एक इस्कीमिया जो है उसको हमने आज की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करना है। इस्कीमिया के बारे में आपको दो बातें बता देता हूँ। नंबर वन, इस्कीमिया और इन्फॉक्शन में क्या डिफरेंस है, राइट। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप समझ लें। इस्कीमिया से मुराद ये है कि एंडोकार्डियम ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व है, राइट। एज यू नो कि हार्ट की जो वॉल है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। तो जब हाइपोक्सिया जो है वो एंडोकार्डियम के लेवल पे है सिर्फ, तो हम उसको इस्कीमिया बोलते हैं। और अगर वही हाइपोक्सिया इन्वॉल्व कर लेता है पूरी लेयर को, यानी मायोकार्डियम को भी और पेरिकार्डियम को भी, तो फिर हम उसी इस्कीमिया को इन्फॉक्शन का नाम देते हैं, राइट। तो ये इनके बीच में बेसिक डिफरेंस है इस्कीमिया और इन्फॉक्शन में। और इस्कीमिया में ईसीजी में क्या चेंजेस होती हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, और इन्फॉक्शन में ईसीजी में क्या चेंजेस आ सकती हैं वो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस्कीमिया को हमने किन लीड्स में देखना होता है और कौन से एरिया का इस्कीमिया जो है वो किन लीड्स में मैनिफेस्ट होता है, राइट। जब हमने लीड की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि 6 जो है वो लिम्ब लीड्स होती हैं और 6 ही चेस्ट लीड्स होती हैं, राइट। लिम्ब लीड्स में हम 4 फिज़िकल लीड्स होती हैं और 2 इमेजिनरी लीड्स होती हैं, राइट। और चेस्ट लीड जो है वो 6 की 6 फिज़िकल लीड्स होती हैं, उसमें कोई इमेजिनरी लीड नहीं होती। और लीड की प्लेसमेंट जब हमने बात की थी तो हमने ये कहा था कि जो लीड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑफ हार्ट होगी उसमें पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होंगी, और जो अगेंस्ट द डायरेक्शन होगी उसमें जो डिफ्लेक्शंस आएंगी वो नेगेटिव होंगी, राइट। तो एक इमेजिनरी लीड AVL को हमने कहा था कि वो लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट होगी, और लीड 1 जो है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होती है तो ये लेटरल साइड ऑफ द हार्ट बनेगी, राइट। इसी तरह कुछ लीड्स हमने लोअर लिम्ब पे फिट की थी। ये यूँ समझे कि कुछ कैमराज हमने फिट किए थे लोअर लिम्ब पे जो लीड 2 और लीड 3 की फॉर्म में थे, और एक इमेजिनरी लीड होती है AVF जिसको हम इंफीरियर साइड ऑफ द हार्ट से देखते हैं हार्ट को। तो जो चेंजेस इन लीड्स में आएंगी हम कहेंगे कि ये इंफीरियर वॉल ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व है, और जो चेंजेस इन लीड्स में हमें मिलेंगी तो उसके बारे में हम कहेंगे कि ये लेटरल साइड ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व है, राइट। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन सा एरिया जो है वो किन लीड्स में चेंजेस शो करेगा। अगर एंट्रोसेप्टल चेंजेस हैं तो वो V1 और V2 में शो होंगी। V1 यहाँ पे प्लेस होती है स्टर्नम के राइट साइड पे, और V2 जो है वो स्टर्नम के लेफ़्ट साइड पे, और ये प्रेजेंट करते हैं एंट्रोसेप्टल एरिया को, यानी कि एंटीरियर एंड सेप्टल एरिया, राइट। तो एंट्रोलेटरल एरिया जो है वो लेटरल लीड्स होती हैं, 1 AVL हमने डिस्कस किया। और इसी तरह से V5 एंड V6, ये वाली जो V5 एंड V6 हैं ये और ये दोनों लेटरल लीड्स हैं, राइट। अगर चेंजेस हमें 1 AVL में मिलती है और V5 और V6 में मिलती हैं तो हम कहेंगे कि ये लेटरल वॉल इस्कीमिया है। और इसी तरह अगर चेंजेस हमें एंट्रोलेटरल मिल रही हैं, यानी कि 1 AVL भी इन्वॉल्व है, V1 भी इन्वॉल्व है, 2 भी इन्वॉल्व है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है एंड 6 भी है, सारी लीड्स इन्वॉल्व हैं चेस्ट की, तो हम बोलते हैं कि ये एंट्रोलेटरल इस्कीमिया है, यानी कि एंटीरियर वॉल भी इन्वॉल्व है और लेटरल वॉल भी इन्वॉल्व है, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है एंट्रोलेटरल में और ओनली लेटरल में। उसके बाद इन्फीरियर वॉल MI, तो 2-3 AVF लीड जो हैं वो इन्फीरियर वॉल ऑफ द हार्ट को शो करती हैं, और इसी तरह पोस्टीरियर वॉल इन्फॉक्शन जो है वो V1, V2 और V3 में हमें मैनिफेस्ट होता है। और उसको देखने के लिए हमें जो है वो मिरर इमेज चाहिए होता है ECG का। उसका तरीका ये है कि या तो आप मिरर में देखें ECG को, और मिरर चूँकि एमरजेंसी में ज़्यादा चांसेस हैं कि मिरर नहीं होगा, तो फिर आपने क्या करना है कि ECG स्ट्रिप को उल्टा करके देखना है अगेंस्ट द लाइट, यानी कि पीछे से देखना है। तो पीछे से देखने में जो उसमें चेंजेस आएंगी वो कुछ इस तरह की आपको शो होंगी, यानी कि QR
और ST सेगमेंट जो है वो एलिवेटेड नज़र आएगा पीछे से। अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो इसी का अपोजिट नज़र आएगा, यानी कि R वेव को आप Q वेव बना लें और ST एलिवेशन को आप ST डिप्रेशन बना लें। यानी कि अगर आप सामने से ECG को देखेंगे तो Q वेव विद ST डिप्रेशन शो होगा, और अगर आप ECG को उल्टा करके देखेंगे तो R वेव विद ST एलिवेशन वाली चेंजेस आपको नज़र आएंगी। तो अगर ऐसी चेंजेस नज़र आ रही हैं तो आप समझ जाएँ कि ये पोस्टीरियर वाल इन्फेक्शन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें क्या इंटरेस्ट है कि हम एरिया ऑफ द इन्वॉल्वमेंट देखना चाहते हैं कि कौन से एरिया का इन्फेक्शन है। बात यह है कि इन्फेक्शन कोई भी हो, ट्रीटमेंट तो वही है, एंटी इस्कीमिक ट्रीटमेंट है और थ्रोम्बोलिसिस हमने करनी होती है। लेकिन एरिया से कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, वो ये है कि इंफीरियर वाल इन्फेक्शन जो है वो एसोसिएटेड है फॉल इन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट के साथ, यानी कि इसमें ब्रेडिकार्डिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट होगा और ब्लड प्रेशर जो है उसका काफ़ी लो होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपने नाइट्रेट्स से अवॉइड करना है, राइट। नाइट्रेट्स जो हैं वो इस्कीमिया का या इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ होते हैं, जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस आप ये रजिस्टर कर लें कि इंफीरियर वाल इन्फेक्शन में आपने नाइट्रेट्स को अवॉइड करना है, राइट। और अगर हार्ट ब्लॉक्स भी इसमें पेशेंट में शो हो सकते हैं जो कि इंफीरियर वाल इन्फेक्शन के साथ है, तो अगर कोई ऐसी चेंजेस आपको मिल रही हैं ECG में तो इसके ट्रीटमेंट ये है कि आपको पेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। ब्लॉक्स जो हैं वो 3 डिग्रीज़ के होते हैं, ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, 1st डिग्री, 2nd डिग्री एंड 3rd डिग्री। तो स्पेशली अगर आपको मोबिलिस टाइप 2 या 3rd डिग्री ब्लॉक मिल रहा है ECG में तो पेशेंट को पेसिंग की ज़रूरत है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये है कि जो पोस्टीरियर वाल इन्फेक्शन है वो यूजुअली इंफीरियर वाल इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है। आइसोलेटेड भी मिल सकता है, सिर्फ पोस्टीरियर वाल चेंजेस मिल सकती हैं, या ये हो सकता है कि इंफीरियर वाल चेंजेस हों और साथ में पोस्टीरियर वाल चेंजेस हों, राइट। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसी तरह कोई भी एरिया आइसोलेटेड भी इन्वॉल्व हो सकता है, या हो सकता है कि कोई 2 एरियाज इन्वॉल्व हों या 3 एरियाज इन्वॉल्व हों, और अगर सारे एरियाज इन्वॉल्व हों तो हम उसको ग्लोबल MI बोलते हैं, राइट। इस्कीमिया को या इन्फेक्शन को हम ACS बोलते हैं, यानी कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, राइट। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की 3 जो है वो टाइप्स हो सकती हैं, स्टेमी एंड अनस्टेबल एंजाइना। स्टेमी से मुराद है ST एलिवेशन MI, नॉन ST एलिवेशन MI, राइट। और जो इसकी तीसरी फॉर्म है वो अनस्टेबल एंजाइना है। तो इन तीनों फॉर्म्स को हम कलेक्टिवली ACS बोलते हैं, यानी कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। इसका ट्रीटमेंट क्या है ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल से। फ़िलहाल आप ये याद रख लें कि कुछ चेंजेस हैं जो आपको रेसिप्रोकल मिलती हैं। रेसिप्रोकल से मुराद ये है कि फ़र्ज़ किया आपको अगर पोस्टीरियर वाल इन्फेक्शन का पेशेंट है तो कुछ लीड्स ऐसी हैं जो आपको उसके अपोजिट चेंजेस शो करेंगी। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट को एंटीरियर वाल इन्फेक्शन हुआ है, तो एंटीरियर वाल मैंने आपको बताया कि V1, V2, V3, V4 तक जो चेंजेस हैं वो एंटीरियर वाल इन्फेक्शन को या इस्कीमिया को शो करती हैं, और उसकी जो अपोजिट चेंजेस हैं वो आपको इंफीरियर लीड्स में मिलेंगी। यानी कि अगर आपको एंटीरियर लीड्स में ST एलिवेशन मिल रहा है तो इंफीरियर लीड्स में आपको ST डिप्रेशन मिलेगा, राइट। तो ये एक फार्मूला है, इसको आप ज़हन नशीन कर लें कि अगर पोस्टीरियर वाल इन्फेक्शन है तो एंटीरियर में आपको रेसिप्रोकल चेंजेस मिलेंगी। अगर एंटीरियर वाल इन्फेक्शन है प्राइमरीली तो आपको इंफीरियर वाल के अंदर रेसिप्रोकल चेंजेस मिलेंगी। और इसी तरह अगर इंफीरियर वाल इन्फेक्शन है या इस्कीमिया है प्राइमरीली तो आपको लेटरल लीड्स के अंदर रेसिप्रोकल चेंजेस मिलती हैं, राइट। रेसिप्रोकल चेंजेस जो हैं वो आपको कंफर्म कर देती हैं कि ये आपकी जो प्राइमरी चेंजेस हैं ये रियल हैं, ये कोई आर्टिफैक्ट नहीं है। और इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि इस पेशेंट को स्टेप्टोकाइनेज या TPA की ज़रूरत है, राइट। ये चीज़ें क्या होती हैं ये हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप ये याद रख लें कि किसी भी पेशेंट को इस्कीमिया या इन्फेक्शन रूल आउट करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों को जो है वो फोकस करना पड़ता है। किसी एक चीज़ की बेस पे आप जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये पेशेंट इस्कीमिया का या इन्फेक्शन का नहीं है, क्योंकि 30% पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी ECG नॉर्मल होती है लेकिन उनको इस्कीमिया होता है, ACS होता है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होता है या क्रोनिक इस्कीमिया चल रहा होता है, राइट। तो उसको रूल आउट करने के लिए हमारे पास हिस्ट्री है, हिस्ट्री उस पेशेंट की अपनी पर्सनल हिस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री। फैमिली में अगर कोई हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है तो वो हाई रिस्क पेशेंट हो जाता है, उसको मज़ीद स्क्रीन करना ज़रूरी है, राइट। मज़ीद स्क्रीनिंग के लिए हम ECG के बाद ETT और उसके बाद फिर एंजियोग्राफी एडवाइस कर सकते हैं। और इसी तरह ECG में मैंने बताया कि 30% पेशेंट्स ऐसे भी होंगे जो नॉर्मल ECG के साथ होंगे। और रिस्क फैक्टर जो है वो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी,
और डिसलिपिडीमियाज, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। स्मोकिंग, अगर ऐसा कोई रिस्क फैक्टर आपको मिल रहा है और ECG थोड़ी सी भी सजेस्टिव है तो आप उस पेशेंट को इस्कीमिया लेबल कर दें। और इसी तरह बायोमार्कर जो हार्ट के होते हैं, ट्रोपोनिन, CKMB, LDH, ये सारी चीज़ें हमें हेल्प आउट करती हैं। तो किसी भी पेशेंट को हमने इस्कीमिया से फ्री लेबल करने के लिए इन सारे पैरामीटर से गुजारना है। अगर ECG नॉर्मल है तो इसका मतलब ये नहीं है, हरगिज़ ये नहीं है कि इस पेशेंट को इस्कीमिया नहीं है। हमने बाकी सारे फैक्टर्स भी देखने हैं, रिस्क फैक्टर्स देखने हैं, बायोमार्कर्स चेक करने हैं, हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की। अगर इनमें से कोई से भी 2 चीज़ें सजेस्टिव हैं तो आप उस पेशेंट को ज़रूर स्क्रीन करें फॉर फर्दर टेस्ट जो मैंने अभी बताए हैं, राइट। तो ये थी एक ब्रीफ डिस्कशन इस्कीमिया के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इस्कीमिया का ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे, राइट। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।